नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू विराज की वाणी। दोस्तों, आज की ये कहानी 100% सत्य घटना है, लेकिन मैंने इसको कहानी के रूप में रूपांतरित किया है। कहानी भेजने वालों का कहना है कि हम उनका कोई भी पर्सनल डिटेल या नाम उजागर नहीं करेंगे। बट दोस्तों, सच जानिए, ये कहानी सुनने के बाद मुझे खुद पे ये बात बहुत गिल्टी फील होती है कि मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जिसमें आज भी ऐसी कुरीतियाँ चलती हैं। जी हाँ दोस्तों, दहेज वर्सेस दुल्हा, ये कहानी का टॉपिक रखा है मैंने, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी ने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया कि बेटियाँ माँ बाप के लिए बोझ क्यों होती हैं, क्यों ये बात कही गई थी। रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों इसी की वजह से मेरा मोनेटाइजेशन रुका हुआ है। मेरे चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट है, बस सब्सक्राइबर कम है। तो दोस्तों चलिए सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। गांव में आपने अक्सर ही बड़े बुज़ुर्गों को ये बात कहते सुना होगा कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस रात को शैतानी काले साए अक्सर ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर इंसानों को अक्सर परेशान करती हैं। कभी कभार तो कोई अधूरी इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसी आत्माएं तड़पती रहती हैं और इंसानी शरीर ढूंढती हैं। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्योहार जैसा ही होता है। इस दिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई नया शिकार ढूंढते हैं। सिलवाड़ा गांव में चेतन नाम का एक लड़का रहता था। उसको अभी अभी शहर के एक सरकारी हॉस्पिटल में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक लेकर दी थी। वो अपनी बाइक से ही अब अपने काम पर जाने लगा था। चेतन के घर से हॉस्पिटल की दूरी करीब आधे पौने घंटे की ही थी। जॉब लग के अभी कुछ महीने हुए थे कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू कर दिया। यह बात जब चेतन को पता चली तो उसने अपने पिताजी से पूछा, अरे पिताजी, वो गायत्री के घर वालों ने क्या जवाब दिया? यह बात सुनते ही चेतन के पिताजी बोले, अरे छोड़ो बेटा, कहाँ वो फटीचर लोग, अरे वो रिश्ता हमारे लायक ही नहीं है। वो कौन होते हैं मना करने वाले, हमने खुद ही जवाब दे दिया। तब चेतन ने भी कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी वैसे कुछ खास पसंद नहीं था वो रिश्ता। अच्छा किया आपने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन अभी मेरा शादी करने का इरादा थोड़ा कैंसिल हो गया है, क्योंकि अभी अभी जॉब मिली है। थोड़ा और तरक्की मिल जाए तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। यहाँ चेतन के अच्छे रिश्ते का मतलब अच्छे दहेज से था। चेतन की ये बात सुनकर उसके पिता को उसकी बात पे बहुत खुशी होती है। उन्हें गर्व होता है कि उनका बेटा दुनियादारी समझता है, परिवार के बारे में सोचता है। वरना आजकल के लड़के लड़की का सिर्फ खूबसूरत चेहरा देख के ही उस पर फिसल जाते हैं। पर उन्हें खुशी थी कि चेतन दुनियादारी यानी कि लेन देन अच्छी तरह से समझ रहा है। वैसे चेतन लड़का बुरा नहीं था, भले ही वह सारा दिन दोस्तों के साथ भी घूमता फिरता था जॉब लगने से पहले, मगर उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं थी, जैसे कि सिगरेट, शराब वगैरह। इन सब से चेतन दूर था। परिवार और मोहल्ले के बीच उसकी अच्छी इज्जत बनी हुई थी, और अब जॉब मिल गई थी तो रुतबा और बढ़ गया था। जॉब पर लगे लगभग चेतन को 1 साल हो गया था, लेकिन इस साल उसने दिवाली पर सबके लिए अच्छे कपड़े और मिठाई खरीदी। उस दिन ऑफिस से चेतन जल्दी निकल जाता है। शाम को वो अपने दोस्तों के साथ मार्केट घूम रहा था खरीदारी करने के लिए।
खरीदारी के बाद वो जल्दी ही घर के लिए निकल जाता है दोस्तों को विदा करके, क्योंकि परिवार में लक्ष्मी पूजा वगैरह होनी थी, क्योंकि वो दिवाली का रोज़ था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि दिवाली में अमावस की रात होती है, इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चेतन अपने घर के लिए निकला। उसके साथ उसका वो ख़रीदा हुआ सामान था, वो सब उसने बाइक के पीछे बांध लिया था। शाम के करीब 7 बज चुके थे। क्योंकि त्यौहार का दिन था तो सब लोग अपने घरों में ही थे ज़्यादातर। आज रास्ता भी काफ़ी सोना सोना था, बाहर काफ़ी घना अंधेरा था। शहर के ख़त्म होते ही चेतन की नज़र बाजू में एक बिल्डिंग पे जाती है। नीचे बहुत सारे लोग थे जो दिए लगा रहे थे। बाहर बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे थे। तभी चेतन की नज़र ऊपर की तरफ बिल्डिंग के जाती है। वहाँ छत पर एक सफ़ेद सलवार सूट पहने बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। उसको देखते ही मानो जैसे चेतन को कुछ हो जाता है, वो एकाएक अपनी बाइक के ब्रेक्स लगा देता है। बाइक रुकती है और चेतन मानो थम सा गया। जादू भरी थी उस लड़की की नज़र और उसका वो खूबसूरत चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। चेतन की नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चेतन अचानक जैसे नींद से जागा और उसने अपनी बाइक साइड में कर ली और फिर से ऊपर की तरफ देखने लगा। लेकिन अब वहाँ वो लड़की नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसा खुद ही मन बड़बड़ाकर वो वहाँ से निकल पड़ता है। चेतन को अपने रास्ते जाते हुए वो लड़की छत से ही फिर से देख रही होती है। चेतन घर पहुँच जाता है। काफ़ी खुश लग रहा था वो। उसने जो परिवार वालों के लिए कपड़े लेकर आया था सबको बड़ी खुशी खुशी बांट दिए। फिर सबको मिठाई भी खिलाई और फिर पूजा वगैरह करके वो अपने कमरे में चला गया। उस दिन का खाना भी चेतन अपने कमरे में ही खाता है। उसे बाकी सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसा कि लोग अक्सर ही पटाखे वगैरह चलाते हैं, पर चेतन शुरू से ही इन सब चीज़ों से दूर रहा, इसलिए वो कमरे में आकर खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगता है। आज उसको पर इतना थका होने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नज़र के सामने आ रहा था। वो मानो उसको बुला ही नहीं पा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते हुए कब उसकी आंख लग गई मानो उसको पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतन अपना टिफ़िन लिया और अपने हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो फिर से उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर वो अपने काम पर आगे निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपचाप से जाकर खड़ा हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वो लड़की फिर से आज उसे वहीं छत के ऊपर नज़र आई। अब चेतन ने उसको देखा और फिर उस लड़की ने भी चेतन को देखा। चेतन ने अपना हाथ हिलाया। उस लड़की ने भी उसको तुरंत हाथ हिला दिया। बस फिर क्या था, चेतन ने उसको जल्दी से नीचे आने का इशारा किया, लेकिन उस लड़की ने इशारे से ही मना किया और अंदर चली गई। चेतन थोड़ा निराश तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको खुशी भी थी। उसने उस लड़की को हंसते हुए देखा था और हाथ से इशारा करते हुए भी। मतलब कि उसे लग रहा था कि शायद वो लड़की भी उसे पसंद कर रही है, अपनी बात बन सकती है, ये सोचकर चेतन मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा होता है। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम जब चेतन उसी रास्ते से
जा रहा होता है, वो लड़की उसको एक पेड़ के पास बैठी दिखाई देती है। चेतन बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत अपनी बाइक साइड में लगाई और उस लड़की के पास चला गया। चेतन थोड़ा घबराते शर्माते हुए उसके पास जाता है और उसको बोलता है, मेरा नाम चेतन है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा है, लड़की ने मुस्कुराकर ही जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, वो भी इतने अंधेरे में? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा के इस जवाब से तो मानो चेतन समझ गया कि वो लड़की भी उसको पसंद करती है। अब उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। अब से रोज शाम को वो देर रात तक दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वालों को थोड़ा टेंशन होने लगा था कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा है। खाना भी साथ नहीं ले जाता, कई बार तो बिना खाए ही निकल जाता है। कभी बोलता है बाहर से खाकर आया हूँ और आते ही सो जाता है। परिवार को उसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर घर का कमाऊ बेटा था, इसलिए उसको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। एक दिन की बात है, चेतन उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके घर के पास रहने वाले शर्मा जी वहाँ से गुजर रहे थे। चेतन को देखते ही वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे चेतन बेटा, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना क्या? चलो बेटा, घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, बस निकल ही रहे थे। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए अपने कमरे में जाता है तो अचानक से उसे अंकल की वो बात याद आती है जो उन्होंने उसे वहाँ पेड़ के नीचे कही थी कि अरे चेतन बेटा, अकेले क्या कर रहे हो यहाँ? दूसरे दिन जब काम से लौटते हुए चेतन निशा से मिलने के लिए उसी पेड़ के पास जाता है तो उसको वो बात याद आती है फिर, और वो निशा से पूछता है, अरे निशा, कल तुम मेरे साथ ही तो थी, लेकिन जब अंकल आए हमारे और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, उन्होंने तुम्हें देखा कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल को देखते मैं पेड़ के पीछे छिप गई थी ना, तो शायद, और ऊपर से अंधेरा भी था, इस वजह से उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। तभी चेतन कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, नहीं देखा तो। खैर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ निशा। निशा, हम शादी कर लें क्या? मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, क्या तुम भी? निशा कुछ सोच के जवाब देती है और बोलती है, चेतन, तुम एक सरकारी अफसर हो और मेरे पिताजी एक गरीब किसान। हम दहेज नहीं दे पाएंगे। क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? निशा की ये बात सुन के चेतन कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है और फिर कहता है, कोई बात नहीं निशा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ कमा लूँगा, मुझे बस तुम चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? निशा उठ के वहाँ से जाने लगती है, पर जाते ही वो पीछे मुड़कर हंस के उसे हाँ बोल देती है। अब तो वो लड़की मानो चेतन के घर पर ही पहुँच गई थी। देर रात तक उनका घर के बाहर, कभी घर की छत पे, कहीं भी उनका मिलना जुलना चालू रहने लगा। देर रात तक वो अक्सर बातें करते रहते। चेतन तो मानो खाना पीना जैसे सब भूल ही गया था और वो बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन एक चीज़ चेतन अक्सर नोट तो करता था, मगर कभी भी उसने उस बात पे खास ध्यान नहीं दिया कि जब भी वो निशा के साथ कहीं बाहर बैठ के बात कर रहा होता है और अगर आते जाते उसको कोई देखता है
तो वो उसको ज़रा अजीब सी और हैरानगी भरी नज़रों से क्यों देखता है। इसी तरह एक दिन चेतन की माँ ने देखा कि चेतन दीवार के पास खड़ा होकर बातें कर रहा था। अब जब उसकी माँ ने ज़रा गौर से देखा तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। बस उसी दिन से उनको शक हो गया कि जैसे चेतन के ऊपर कोई साया वगैरह है या उनके बेटे को कुछ हो गया है। वो अकेला ही किससे बातें करता रहता है और दीवार से बातें करना। इस बात ने तो चेतन की माँ के दिमाग की मानो घंटी बजा दी। चेतन की माँ ने ये सारी बात उसके पिता को भी बताई और दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला, और बातें कर रहा था। यह देख चेतन के माता पिता बहुत डर गए। चेतन के माता पिता जैसे ही अपने घर जाने के लिए पलटते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक बहुत ही डरावनी आकृति में एक लड़की सामने आ जाती है। लड़की का चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था, एकदम सफ़ेद पड़ा हुआ, आंखें मानो सफ़ेद गोल पत्थर हों के बिखरे बाल, जगह जगह कटी फटी त्वचा। वो शैतानी रूप बहुत ही भयंकर और डरावने अवतार में चेतन के माता पिता के सामने प्रकट हुई थी। वो डरावनी आकृति एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए चेतन के माता पिता को घूर रही होती है कि तभी चेतन के पिता डरते हुए ही बोलते हैं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तभी वो डरावनी आकृति फिर से हंसते हुए ही बोलती है, क्या हुआ बाबूजी? पहचाना नहीं क्या? मैं गायत्री अपना हक लेने आई हूँ। भूल गए क्या मुझे? मेरे रास्ते में आने की कोशिश कोई मत करना, वरना खानदान तबाह कर दूंगी। आने वाली अमावस्या को चेतन मेरा हो जाएगा। बोलते हुए ही वो फिर से हंसने लगती है और अचानक ही कहीं अदृश्य हो जाती है। घर पहुंचते ही चेतन के माता पिता बुरी तरह से घबराए हुए रोना धोना शुरू कर देते हैं। उनके इस रोने धोने की आवाज़ सुनकर वहीं उनके बाजू वाले अंकल जी आ जाते हैं। वो चेतन के माता पिता को हिम्मत दिलाते हुए पूछते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ है। तब चेतन के पिता उसी डरे सहमे अंदाज में रोते घबराते हुए बोलते हैं, वो मेरे बेटे को ले जाएगी, वो मेरे बेटे को मार देगी। तभी शर्मा अंकल पूछते हैं, क्या बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? कौन ले जाएगी? तभी चेतन के पिता रोते हुए ही बोलते हैं, गायत्री, वो लौट आई है। गायत्री ये नाम सुनते ही शर्मा अंकल भी चौंक जाते हैं, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जब चेतन की नौकरी नहीं लगी थी, तब गायत्री का रिश्ता चेतन के साथ शर्मा अंकल ने ही करवाया था। लेकिन जब सरकारी नौकरी लग गई चेतन की, चेतन के घर वालों ने गायत्री के माता पिता से दहेज की मांग बढ़ा दी, जिसे देने में गायत्री के घर वाले पूरी तरह से असमर्थ थे। नतीजा, चेतन के घर वालों ने वो रिश्ता तोड़ दिया। समाज में बदनामी के डर से और दोबारा शादी कैसे होगी, इस भय के नाते मानो या शर्मिंदगी के नाते कहो कि गायत्री ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन ये बात उन्होंने चेतन को पता नहीं चलने दी थी कि उसके द्वारा ठुकराए जाने के बाद उस लड़की ने जीना भी गवारा नहीं समझा और मौत को गले लगा लिया। शर्मा अंकल चेतन के पिता से कहते हैं, देखो भाई साहब, ये सब कर्मों का फल है। मैंने आपको समझाया भी था। भगवान की कृपा से आपके बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई है, तो गरीब की बेटी का घर बर्बाद मत कीजिए।
पर तब आपने मुझे भी यही कह के चुप करवा दिया कि अगर तेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाती तब मैं देखता, क्या तू बिना दहेज के शादी कर लेता। अब सवाल ये है कि कुछ भी करके चेतन को बचाएं कैसे। जो होना था वो हो चुका है। पीओ शर्मा अंकल कहते हैं, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो इस कष्ट से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। अगले दिन जब चेतन ऑफिस के लिए निकल जाता है तो मानो उसका व्यवहार ऐसे था कि जैसे घर पे कुछ हुआ ही ना हो। वो बिल्कुल सामान्य था। उसके चले जाने के बाद चेतन के माता पिता और वो अंकल एक तांत्रिक बाबा को लेकर उसी पेड़ के पास जाते हैं जहां उन्होंने चेतन को अकेले बैठकर बातें करते हुए देखा था। फिर मंत्र पढ़ने के बाद वो तांत्रिक बाबा बोलते हैं, यहाँ कोई शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरे करने आई है। कोई अधूरी इच्छा। आपके लड़के की जान को खतरा है, क्योंकि आने वाली अमावस्या को वो आपके लड़के को अपने साथ ले जाएगी। क्योंकि ऐसी रूहें अमावस्या की रात और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसी भटकती रूह है जो किसी खास मकसद के लिए उठी है, और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं उतर जाती उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या आप लोग ऐसा कुछ जानते हैं जो आप लोगों ने मुझसे छुपाया हो तो अभी बता दीजिए, क्योंकि बिना सच जाने कि वो रूह कौन है और किस मकसद के लिए उठ के आई है मैं कुछ नहीं कर सकता। तब चेतन के माता पिता ने हाथ जोड़ते रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए पूरी बात तांत्रिक बाबा को बताई, और तांत्रिक बाबा को लेकर गायत्री के घर जाते हैं। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि गायत्री की मौत के बाद उसके माता पिता ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था, और अब वो लोग कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। अगली रात अमावस्या की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ से के पास पहुंचकर दूर से ही चेतन को देखने लगे। चेतन वहां बैठा जैसे किसी से बातें कर रहा था। फिर अचानक ही चेतन अपने बैग में से कुछ कपड़े निकालकर पहनने लगता है। वो दूल्हे का लिबास था जो उस दिन चेतन ने पहन रहा था। आज वो गायत्री की रूह से शादी करने जा रहा था, और वो उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लेकर जाने वाली थी। इधर तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन तभी तांत्रिक के सामने अचानक से गायत्री अपने डरावने रूप में प्रकट हो जाती है और सीधे तांत्रिक का गला दबा देती है। तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ रहा था, पर जैसे गायत्री पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में तांत्रिक के मुंह से खून निकलने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। यह सब देख चेतन के माता पिता बुरी तरह से टूट जाते हैं और रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि उसके बेटे को माफ़ कर दो, उनसे गलती हो गई। पर चेतन मानो किसी के सम्मोहन के वशीभूत होकर एकटक अपने माता पिता को और गायत्री को देख रहा था, मगर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे वो अपने होश में ही नहीं था। मगर गायत्री उन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। वो उसी डरावने रूप में दुल्हन के जोड़े में चेतन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के अचानक ही कैसे धुएं में गायब हो जाती है। चेतन का शरीर वही ज़मीन पर गिर जाता है। उसको गिरते देख चेतन के माता पिता जल्दी से भागकर उसके पास जाते हैं और अपने बेटे को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ उनके बेटे का सिर्फ शरीर था।
क्योंकि आत्मा को गायत्री अपने साथ ले जा चुकी थी। गायत्री ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की। वो अपने चेतन को अपनी दुनिया में ले जा चुकी थी और यहाँ चेतन के माता पिता के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचा था। इस हादसे के बाद चेतन के पिता का जैसे मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया था। वो कुछ पागलों की जैसे हरकतें करते रहते थे और लगातार सबको चिल्लाकर एक ही बात कहते थे, बेटी लेना दहेज नहीं, बेटियां ही धन होती हैं। अफसोस आज भी हमारे समाज में ये कुरीति अपने चरम पर है। कुछ लोग तो दिखावे के लिए दहेज देते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि इस दिखावे के चक्कर में गरीब की बेटियों का घर अक्सर ही उजड़ जाते हैं। जाने लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि बेटियां ही असली दहेज होती हैं। ऐसा दहेज वो लक्ष्मी जो आपके घर की समृद्धि बढ़ाएगी, आपका वंश आगे बढ़ाएगी, आपके परिवार को संभालेंगी। लेकिन फिर भी कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसी लक्ष्मी को टीवी, फ्रिज और गाड़ी के बदले में तोलते हैं। दोस्तों, ये बातें कहने सुनने में तो बहुत अच्छी सी भी लगती हैं, लेकिन यकीन जानिए जिसने सच में अपने जीवन में यानी कि अपनी शादी के वक्त बिना 1 रुपये का दहेज लिए शादी की होगी, उस बंदे का सीना 56 इंच ऐसे ही गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं ये बात बहुत ही प्राउडली कहता हूँ कि सच में मेरा सीना भी 56 इंच का है, क्योंकि मैंने बिना किसी दहेज के सिर्फ प्यार करके शादी की। और यकीन जानिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी, समझो उसने अपना सर्वस्व दे दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द फिर एक और नई कहानी के साथ।